पिछले दिन आप लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ था? श्वसन। तो श्वसन के बारे में पढ़ाए थे कि श्वसन क्या होता है। कौन बता सकते हैं इसमें से श्वसन क्या होता है? खड़ा होइए, चलिए खड़ा होइए। श्वसन क्या होता है बताइए। चलिए बैठिए। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है। हाँ, इस क्रिया में तो क्या होता है, इस क्रिया में आपको क्या शरीर का कुछ ना कुछ कोई अंग ना कोई अंग क्या करता है, भाग लेता है। तो उस अंग का जो भाग लेने का ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहता है, श्वसन कहा जाता है। और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? वायवीय और वायवीय का मतलब क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति, और वायवीय का मतलब क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि पौधों में श्वसन, यानी क्या कि पौधा भी बच्चों क्या होता है ना, ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। वो तो खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है ना, लेकिन यदि श्वसन के लिए भी क्या करता है, वो ऑक्सीजन का ग्रहण करता है। तो वो ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करता है, कौन सा विधि से बताइए, कौन सा विधि? विसरण विधि। कौन सा विधि? विसरण विधि। वो तो जगह है ना, वो स्थान है कि कहां से ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। लेकिन विधि किस, कौन सा विधि? विसरण विधि। कौन सा? तो विसरण विधि में पौधा का कौन सा अंग भाग लेता है? वातरंध्र। वातरंध्र भाग लेता है, या रंध्र भाग लेता है, या मिट्टी में जल के साथ जो ऑक्सीजन रहता है उससे भी क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो ये सब था किसके बारे में, पौधों में श्वसन। आज जो टॉपिक आप लोग का है बच्चों, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये है जंतुओं में पोषण। क्या है आपका? जंतुओं में पोषण। देखिए, इस पृथ्वी पर 2 ही है ना जिसमें क्या श्वसन की क्रिया होती है। पिछले क्लास में भी आप लोग को पता है ना कि एक पादप और दूसरा क्या, जीव जंतु। यानी क्या है कि सजीव, जिसमें सजीव का मतलब क्या, जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, उसी में ना गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो चलिए आज देखते हैं कि जंतुओं में पोषण में कौन कौन सा किस प्रकार से, हाँ, और कौन कौन सा अंग भाग लेता है। तो चलिए क्या कहता है कि जंतुओं में श्वसन, कहता है कि भिन्न भिन्न श्रेणी के जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान। गैसों के आदान प्रदान मतलब गैस यहाँ पर कौन सा, हीलियम, हाइड्रोजन, कौन सा गैस, ऑक्सीजन और कार्बन। बस 2 को याद रखिएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। गैसों का आदान प्रदान के लिए भिन्न भिन्न श्वसन अंग होते हैं। कहता कि जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं, उन सभी जीवों में एक ही प्रकार का श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। यानी क्या कि जिस प्रकार का जीव है उस प्रकार का उसमें क्या है, श्वसन अंग पाया जाता है। जैसे एक कोश के जीव अमीबा, पैरामीशियम आदि में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। जबकि निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान क्या चीज, शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है, तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन के लिए विभिन्न अंग होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को बताया है कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन? एक होता है क्या, एक कौन सा होता है, जल्दी बताइए। कि एक होता है क्या आपका, एक कोशिकीय जंतु। दूसरा क्या होता है, बहुकोशिकीय में निम्न, और तीसरा जो होता है बहुकोशिकीय में क्या, उच्च। उच्च बोलिए, जटिल बोलिए, जिसका शरीर क्या हो, विशाल हो, जिसके शरीर में लाखों करोड़ों क्या हो, न्यूरॉन हो, वही ना जटिल कहलाएगा। जिसका शरीर आकार क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि कोशिका मिलकर के क्या बनता है, उत्तक, और उत्तक मिलकर के क्या बनता है, अंग, और अंग मिलकर के क्या बनता है, शरीर। तो यहां भी तो कोशिका ही की बात कर रहा है कि कहता क्या कहता है कि एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या कि वो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो क्या ये आपको अमीबा, पैरामीशियम आदि सब दिखाई देता है, समझिएगा। तो कहता कि भिन्न भिन्न श्रेणी के जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान मतलब क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना।
के लिए भिन्न भिन्न श्वसन अंग होते हैं। जैसे एक कोशिकीय में, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम में क्या चीज, श्वसन गैसों का आदान प्रदान किससे, कोशिका झिल्ली से। किससे, पहला। अब क्या है दूसरा, फिर इसमें देखिए, जबकि निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जैसे जंतुओं में कैसे, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में क्या चीज, आदान प्रदान के लिए कौन सा सतह, कौन सा, उसके शरीर के सतह, कौन सा। जबकि उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन के लिए विभिन्न अंग होते हैं, जैसे श्वास नली या ट्रैकिया, गिल्स मछली के लिए, और मनुष्य के लिए क्या, फेफड़ा। ये सब जो टिड्डा है ना, टिड्डा समझते हैं ना, कीड़ा, तो कीड़ा में कौन सा, श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से क्या होता है, उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। गिल्स, जितना भी जलीय जीव है उन सभी में क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। देखे हैं कभी गिल्स, नहीं देखे हैं, कैसा होता है मछली में गिल्स, साइड से होता है, कैसन होता है, बेना जैसे, बेना क्या होता है, पंखा, पंखा की तरह होता है, नहीं, पंखा की तरह नहीं होता है, ठीक है ना। देखते हैं जब मछली को आप लोग, जब बड़ा सा मछली को जब उसके मुंह को साफ करते हैं तो उसमें से क्या करता है, निकाला जाता है, लाल कलर का रहता है, उसमें ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे इस तरह से, हाँ, एक दूसरे के ऊपर में इस तरह से, उसमें क्या रहता है, जाली की तरह रहता है, इस तरह से, हाँ, इस तरह से क्या रहता है, उसमें जाली की तरह रहता है, इसी को गिल्स कहते हैं। अभी दिखाते हैं बच्चों के फिगर में क्या गिल्स होता है, कैसा होता है, ठीक है ना, अभी दिखाएंगे, क्लियर है। तो ये क्या होता है कि ये एक साथ क्या रहता है, जुटा हुआ रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गिल कोष्ठ कहा जाता है, समूह बन जाता है ना, गिल्सों का क्या होता है, वहां पर समूह रहता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपको इसके में आगे देखिए क्या है। पहला क्या है बच्चों, श्वास नली या क्या, ट्रैकिया, या कि ट्रैकिया द्वारा श्वसन, कीटों जैसे टिड्डा, टिड्डा समझते हैं ना, जिसको हम लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं, अखफोरवा, हाँ, राम जी का घोड़ा हरा हरा कलर का रहता है ना, पता कि नहीं रहता है, हाँ, वो एक के बार जंप यहाँ से मारेगा, कहाँ गिरेगा उसका कोई पता नहीं है, इतना लंबा लंबा जंप मारता है। कभी देखा है कि नहीं, देखा है, चलो देखा तो हम भी दिखाएंगे थोड़ा सा देर के बाद। कहता कि टिड्डा तथा तिलचट्टा, तिलचट्टा तो जानता होगा, हाँ, लड़की जात जो है ना, तिलचट्टा को देखते ही जैसे उसको लगता है कि कौन सा मिर्गी पकड़ लिया है, मतलब क्या, डरने की सबसे, तिलचट्टा देखा नहीं, लड़की जात तिलचट्टा और छिपकली से सबसे ज्यादा डरती है ना, डरती हो ना तुम लोग, हाँ, बस देखो क्या है, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा रावण की तरह है और तुम एक छोटा सा तिलचट्टा और क्या छिपकली से डरती हो, बताओ क्या अच्छी बात, फिर भी तुम लोग डरती हो, समझो। कहता कि तिलचट्टा में होता है, ये शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर सीधे उत्तकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर क्या श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा क्या होता है, खुलती है। और कहता कि कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता, क्योंकि उसमें रक्त पाया ही नहीं जाता है। कभी देखे हैं कि उसमें रक्त निकलते हुए, जाके उसको पीछ एक पकड़ लीजिएगा, उसको थोड़ा सा ऐसे दाबिएगा तिलचट्टा को, इसका मूड़ी कट जाता है, तिलचट्टा का मूड़ी कट जाएगा तो कहीं जिंदा रहे, बताइए, कहती है कि तिलचट्टा का मूड़ी कट जाता है तो जिंदा रहता है, ऐसा संभव है? किसी भी जीव का यदि सिर ही कट जाए तो वो कभी जिंदा रह सकता है? कहाँ देखी हैं आप, करके देखियो क्या, बताओ, सुनो। कहता कि इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हमारा जो रक्त यदि आज लाल दिखाई देता है वह किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण है। इसमें कहा था कि हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है, तो जब हीमोग्लोबिन उसमें पाया ही नहीं जाएगा तो उस प्रकार का रंग लाल दिखाई देगा, और जब लाल नहीं दिखाई देगा, और हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला। ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है, हमारे शरीर में, जैसे अभी उसे भी पढ़ना आप लोगों को, यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है तो उसको कौन कैप्चर कर रहा है, कौन पकड़ रहा है, हीमोग्लोबिन ही, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन से ही अभिक्रिया करके बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो समझ सकते हैं। तो ये इसमें तो है ही नहीं, तो जब इसमें नहीं है तो क्या इसमें ऑक्सीजन को बांधेगा, जब वो हीमोग्लोबिन नहीं है
तो जब हीमोग्लोबिन नहीं तो उसमें रक्त भी नहीं होगा, और जब रक्त में रंग कैसा होगा, लाल नहीं होगा, और जब रक्त में लाल नहीं मरेगा तो उसमें से खून नहीं निकलेगा। तो चलिए देखिए, दिख रहे हैं, कभी देखे हैं? ये टिड्डा है, हरा होता है ना, आंख फोड़वा, हाँ वही राम जी का घोड़ा, इसको कहा जाता क्या, राम जी का घोड़ा। एक बार मारे जहां से चलेगा तो कहां जाएगा पता नहीं। अब देखिए क्या है, ये इसका क्या है, एंटीना है। क्या है इसका? एंटीना सोचे ना, सिग्नल को पकड़ने वाला। ये क्या है इसका? इंग्लिश में एंटीना कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है, श्रृंगिका। हाँ, ये इसका क्या है, एंटीना है। फिर ये क्या है इसका, इस भाग को क्या कहते हैं, सिर। ये क्या है आपका, संयुक्त आंख। ये क्या है, मुखांक, जहां से ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। ये अग्र टांग है, अगला वाला टांग। ये मध्य टांग है, और ये सबसे क्या है, पिछला टांग है। और देखिए यहाँ पर ये जो आपको रचना जो दिख रहा है, यही आपका यहाँ पर क्या है, श्वास रंध्र है, जिसके माध्यम से ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। ये इसके शरीर में ही बना हुआ है, ये इसके शरीर में ही बना हुआ है, समझिएगा, कहीं और से नहीं। इसके यहाँ ये नहीं कि कहिएगा कि सर यहाँ नाक क्यों नहीं हुआ, यहाँ इसमें ये नाक यहाँ नहीं होता। ये अपने सतह पर क्या बनाया हुआ है, श्वास रंध्र बना हुआ है। सबका रचना क्या है, प्रकृति के अनुसार बना हुआ है। तो इनका जो रचना है यहाँ पर क्या है, श्वास रंध्र होता है, और इसी श्वास रंध्र की सहायता से क्या करता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पाइरेकल भी कहा जाता है, स्पाइरेकल भी कहा जाता है। और इसी स्पाइरेकल के माध्यम से क्या करता है, ये गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। समझ गए? तो ये किसमें था, कीटों में। ये किसमें था, कीटों में। हर जीव जंतु इस पृथ्वी पर है, सबको तो भोजन चाहिए। कहता कि सर उसको क्यों जरूरत है, इसको इसलिए जरूरत है क्योंकि उसको भी जिंदा रहना है, और हम तुमको परेशान करना है। क्योंकि ये फसल पर जब लग जाता, देखते होंगे कि धान के समय में ये धान को क्या कर देता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। धान के शीश को ही क्या कर देता है, काट देता है। ये इतना खतरनाक है। और इस पर एक फिल्म भी बना हुआ है, हाँ, इसको पालन किया जाता है, समझिए। और ये सब चाइना समय भोजन के रूप में क्या किया जाता है, खाया जाता है। अच्छा है हम लोग भारत के वासी हैं, नहीं तो कुछ से कुछ खा लेते हैं। हाँ, सबसे यदि कहीं का यदि शुद्ध खाना यदि खाते हैं तो भारत का वासी खाते हैं। दुनिया का कोई वासी इतना खाना शुद्ध नहीं खाता है। हम लोग बहुत शुद्ध है, हम लोग खाते भी है ना, तो मीट मुर्गा मछली छोटा चीज भर आता है, और वहां तो बड़का बड़का सबको काट के खाया जाता है। गाय का मांस खाता है। गाय का मांस तो हमारे भारत देश में भी खाता है। सरकार जब तक पूर्ण रूप से इसको घोषित तो नहीं करेगा ना, हम तो कहते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे गौ माता को, तभी क्या होगा, हमारे देश में जितना भी गौ कसी फैक्ट्री है सबको सील कर दे। गाय को काटने का कौन सा तरीका है, खाने के लिए ठीक है, खसी बकरी खाइए, गाय को खाते हैं, सुगर को खाते हैं। हाँ सही बात है, सुगर को भी खाया जाता है, हमारे हिंदू धर्म में ही सुगर को खाया जाता है। हाँ, हमारे डोम जाति कहते हैं ना जी, डोम जाति सुगर खाता है ना, खाना चाहिए। ये सब था, पहले ज्ञान नहीं था लोगों को, लोग आदि मानव की तरह जिंदा रहता था, खाता था, पीता था। लेकिन अब लोग हर लाइन में पढ़ लिख रहा है, तो अब उसको क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, वैसे चीजों को नहीं खाना चाहिए। फिर भी लोग वही धारे हुआ है, पूर्वज वाला कहानी। इससे क्या समाज विकास होगा, कभी भी विकास नहीं होगा। देखिए दूसरा क्या है, गिल्स बच्चों, मछली में यही गिल्स है। ये हम देखते हैं ना, इस तरह से देखे होंगे आप लोग, मछली तो बनाते होंगे ना, बनाई हो ना, कभी भी नहीं बनाई हो ना। इसको क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको निकाल करके फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मिट्टी का कण क्या रहता है, फंसा हुआ रहता है। क्योंकि इसका मुंह, मछली तो हमेशा क्या रहता है, जल में ही रहता है। और जल में क्या रहता है, मिट्टी का तो कण रहता ही है ना। कितना भी शांत जल है या कोई भी जल है, मिट्टी के तो उसमें क्या रहेगा ही ना। वो हमेशा उसमें क्या रहता है, फंसते रहता है। और जब फंसेगा तो क्या उसी को खाया जाएगा, नहीं। तो समझिए गिल्स क्या होता है, समझिए। कहता गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो
जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग शोषण के लिए करता है। ये किसके लिए है? जलीय जीव के लिए। जलीय जीव में भी कौन सा? मछली। सब की बात नहीं कर रहे हैं, सब में गिल्स थोड़ी पाया जाता है। तथा मछली इसी अंग का श्वसन के लिए उपयोग करता है। कहता कि मछली जो है ना, अब जाके चेक कहिएगा सर पानी में तो घड़ियाल भी रहता है, घड़ियाल समझते हैं ना, मगरमच्छ भी रहता है तो उसमें गिल्स पाया जाता है। बताइए, तो केवल ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मछली की बात कर रहे हैं। जलीय जीव में तो मछली भी है ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा। कहता कि मछली इसी अंग का श्वसन के लिए उपयोग करता है। कहता प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूहों में बटा होता है, एक बायां भाग एक दोनों तरफ रहता है कि नहीं है? देखिए ना फिगर में है ना जी, मछली के दोनों भाग है कि नहीं है? और दोनों भाग को क्या करना रहता है? निकालना रहता है। कहता है कि गिल्स दो समूहों में बटा होता है जो मछली के सिर के पार्श्व, सिर का मतलब क्या? मछली ऐसे रहता है, ये हुआ सिर। पार्श्व का मतलब क्या था? अगल बगल। पार्श्व का मतलब क्या होता है? अगल बगल। कहता कि पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे, आंख देखिए यहाँ पर आंख होता है, दिखाएंगे अगला फिगर में। आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। कहता उसमें कई गिल्स आगे पीछे की ओर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होती है। जस्ट बताए थे ना कि गिल्स हमेशा क्या रहता है? आगे पीछे। तो देखिए तो फिगर में भी क्या है? आगे पीछे है कि नहीं है? ये आगे वाला है, इससे है कि नहीं है? मतलब क्या है? इस प्रकार से क्या होता है? इसमें सब में क्या रहता है? इस प्रकार से रहता है, जो मिट्टी के कणों को क्या करता है? रोकने का काम करता है। इस तरह से रहता है, समूह में बना हुआ। कहता है कि क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होती है, जो एक चपटी थैली में स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गिलकोष्ठ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गिलकोष्ठ कहते हैं। कहता है कि ये गिलकोष्ठ एक ओर आहार नाल की ग्रसनी में खुलता है, एक और कहां खुलता है? आहार नाल की ग्रसनी में, जबकि दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलती है। जब जल की धारा मछलियों के मुख से आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है तो जल में स्थित भोजन ग्रसनी से ग्रास नली में चला जाता है। समझिएगा क्या कहता है? कहता है कि ये गिलकोष्ठ कहाँ, एक और कहां खुलती है? आहार नाल तो हम लोग भी पढ़े ना। हम लोग का आहार नाल का पहला भाग कौन सा है? मुख, जहां से भोजन क्या होता है? ग्रहण होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मुंह रहता है इसका, मछली का यही पर रहता है ना। यहाँ से क्या करेगा? भोजन को क्या करेगा? अंदर ग्रहण करेगा। तो वही कहता है कि आहार नाल की ग्रसनी में खुलता है, जबकि दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलती है। यानी क्या? एक तो यहां से यहां आएगा, एक पाइप इधर आएगा, एक पाइप इधर आएगा, क्योंकि ये भी तो इससे जुड़ा हुआ रहता है ना। कहता कि बाहर खुलती है जब जल की धारा मछलियों के मुख से आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है। यानी क्या कि जब यहां से जल की धारा इसमें पहुंचता है, कहां पर? इस ग्रसनी में पहुंचता है, तो जल में स्थिर भोजन ग्रसनी से ग्रास नली में चला जाता है, ग्रसनी से इस ग्रास नली में चला जाता है। परंतु जब गिल्स कोष्ठों में तथा फिर शरीर के बाहर क्या होता है? चला जाता है। कहता है कि और बाद बाकी जितना भी है ना, वो कहां आता है? इस गिलकोष्ठ में। कहां आता है? तो भोजन तो कहां गया? ग्रास नली में। और जो उसके साथ जो बचा हुआ है, जैसे जल वगैरह, वो क्या होगा? इस भाग से, कहां से? गिलकोष्ठ की ओर आ जाएगा। कहता है कि इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहता है। तो देखिए ये आपका क्या है बच्चे? यहाँ पर मुख है, हाँ या ना? यहाँ पर क्या है इसका? नासा छिद्र है। यानी यहाँ पर क्या है? नासिका क्या है? छिद्र है। छिद्र मतलब, नासिका छिद्र का मतलब क्या है? जहां से ये नासिका क्या है? छिद्र है ना? नासा छिद्र है, ठीक है ना? फिर देखिए ये आपका क्या है? यहाँ पर नेत्र है, ठीक है ना? इसी भाग में यहाँ पर क्या रहता है? बाएं साइड से भी और दाएं साइड से भी, यानी क्या? दोनों साइड में क्या रहता है? गिलकोष्ठ उपस्थित
होता है। अब समझो कि जब भोजन यहां से जाएगा, जब यहां से भोजन जाएगा, तो भोजन जब जाएगा तो यहाँ पर एक ग्रास नली होती है। क्या होती है? हाँ, तो ग्रसनी से भोजन कहाँ चला जाता है? ग्रास नली। जो शेष रहता है इसी गलफड़ा में, जिसको हम लोग कहते हैं गलफड़, उस गलफड़ में क्या रहता है? गिलकोष्ठ व्यवस्थित रहता है, उसमें क्या जाता है? आ जाता है। कहते कि इस प्रकार गिल्स लगातार, ये जो गिल्स है ना, ये यहाँ पर गिल्स रहता है ना, वो लगातार किसके संपर्क में रहता है? क्योंकि हमेशा तो मछली कहाँ रहती है? जल में ही रहती है, तो जल के संपर्क उसका टूट जाएगा। इसलिए ना जब वो बाहर निकलता था देखते हैं कि तरफ तरफ करके मरने लगता। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना गिल्स जो है उसका किससे? जल से संपर्क ही टूट जाता है। और जब संपर्क टूट जाएगा तो क्या उसमें गैसों का आदान प्रदान होगा? तो वही कहता है कि और जल में क्या होती है? घुली ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में क्या होता है? चला जाता है। कहता है कि और ये जो संपर्क में रहता है जिसके कारण क्या होता है? जल में घुली ऑक्सीजन, क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, वो ऑक्सीजन है ना, है कि नहीं है? तो वही कहता है कि घुली ऑक्सीजन किसमें? जल में। जो घुली ऑक्सीजन है वह गिल्स की रक्त वाहिनियों, यानी इसमें रक्त वाहिनी पाया जाता है। तब ना मछली को काटते तो ब्लड निकलता है, यानी क्या है? इसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कहता है कि गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है। इस प्रकार मछलियों में क्या होता है? श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता रहता है। यानी क्या? यहां भी पूछ देगा कि मछली में कौन सी विधि द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? कौन सी विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। जिस तरह से पादप में होता है विसरण विधि द्वारा, उसी तरह यहाँ पर मछली में भी विसरण विधि द्वारा होता है। तो ये एक प्रकार की क्या है? कहानी की तरह यदि आप इसको समझ लीजिए तो याद करने की जरूरत नहीं है। मछली खाते हैं तो मछली का संरचना तो आप लोग जानते ही होंगे। मछली खाते हैं ना, कहाँ पर आंख होता है, कहाँ पर मुंह होता है, कहाँ पर उसका थुथना होता है, हाँ, कहाँ पर नाक होता है। तब ना देखते कभी कभी क्या होता है? मछली पानी से ऊपर उठते रहता है, हाँ, ऐसे बुलबुलाते रहता है, देखते होंगे हमेशा। मुंह क्या वहां से भी बाहर से भी क्या करता है? वो ऑक्सीजन को ग्रहण, जल में तो ऑक्सीजन है ही, लेकिन वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसका भी वो क्या करता है? प्रयोग करता है। मछली जब ऊपर होता है ना जिस समय में, जी हाँ बिल्कुल, समझ गए? समझ गए ना कि जब देखते होंगे कि कभी मछली क्या करता है? पानी में ऊपर ऐसे ऐसे मुड़ी करते रहता है ना, मुंह खुलेगा बंद करेगा, मुंह खुलेगा बंद करेगा, मुंह खुलेगा बंद करेगा। उस समय क्या मतलब कि इसी छिद्र से क्या करता है? वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को भी ग्रहण करता है। तब तो उस समय तो उसका तो संपर्क तो क्या हो जाता है? टूट जाता है ना, तब तो वो मर जाना चाहिए। इसलिए वो पानी में तो रहता है लेकिन हमेशा मुंह क्या रहता है? ऊपर उगाए हुए रहता है। तो वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्लियर है? तो समझ गए? आज क्या समझे? दो गो कौन कौन सा? एक ट्रैकिया किसमें? कीटों में, और दूसरा क्या? मछली में क्या? गिल्स। तीसरा है बच्चों क्या? फेफड़ा। ये तो बच्चों बड़े बड़े जंतुओं में पाया जाता है, ये छोटे छोटे जंतुओं में नहीं पाया जाता है। क्योंकि फेफड़ा क्या है? फेफड़ा तो छोटे छोटे जंतुओं में पाया नहीं जाता है, बड़े बड़े जंतुओं में पाया जाता है। क्योंकि यहीं पर क्या रहता है? एक जाल सा बना हुआ रहता है जो ऑक्सीजन को ग्रहण भी करता है, हाँ, और ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए भी काम करता था। ये तुम लोग के शरीर में है कि नहीं है? देखो तो पहले, है? चलो ठीक है। सुनो, कहते कि फेफड़ा का उपयोग उच्च वर्गीय जंतुओं में होता है। कहते कि फेफड़ा का उपयोग कहां पर होता है? उच्च वर्गीय जंतुओं में होता है, जो वायवीय शोषण के उपयोग में होता है। वायवीय मतलब क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे मेढक, सर्प, कछुआ, मनुष्य, पक्षी, इन सभी में क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? मनुष्य में हाँ श्वसन कैसे क्रिया होती है, क्योंकि सबसे तो बुद्धिजीवी लोग
मनुष्य ही है ना, दूसरे जीव के बारे में क्यों पढ़ेंगे? समझ रहे हैं ना? बुद्धिजीवी है ना सबसे बड़ा मनुष्य से, सबसे बड़ा बुद्धिजीवी मनुष्य है। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा, सबसे मूर्ख यदि कोई है तो मनुष्य है। सब कुछ को जानते हुए भी हाँ वो उस काम को करता नहीं है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, अब फिर भी आप लोग वही काम करते हैं, तो बुद्धिजीवी हुए आप लोग। बुद्धिजीवी तो उसको न कहता है कि जो अपने कर्तव्यों को क्या करता है, सही ढंग से आकलन करके समझता है और उस पर चलने का प्रयास करता है। तो आप लोगों को क्या है, बुद्धिजीवी नहीं है, हाँ आप लोग क्या है, मूर्ख है, हाँ मूर्ख जीवी है। समझिएगा, कहता है समझिए, मानव का श्वसन तंत्र, किसका, मानव का श्वसन तंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोल देता है हाँ कि मानव के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करे, या कभी कभी बोल देता है कि इसका चित्र बनावे, हाँ कभी वर्णन पूछ देता है, हाँ कभी कहेगा क्या, केवल चित्र बनाने के लिए। तो ये भी आपको समझिए। कहता कि मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया के लिए मुख्यतः कितने अंग पाए जाते हैं, 4। एक है नासिका छिद्र, दूसरा स्वर यंत्र या लैरिंक्स, तीसरा श्वास नली या ट्रैकिया, चौथा क्या, चारों का चारों अंग मिलेगा तभी जाकर के ये श्वसन तंत्र का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और इसमें से एक भी अंग कट गया, कटता तो नहीं ना है, हाँ ये आपके हमारे शरीर में क्या है, उपस्थित रहता है। सुपर्णरेखा का तो नाम, नाक कट गया था ना, अब वो तो लीला था, अब वो कैसे जिंदा रही, उस समय में वैद्य तो उस समय भी हुआ करते थे ना। अब लक्ष्मण को बाण लगा तो क्या वो बचे नहीं, बचे ना। तो उसी तरह सुपर्णरेखा का तो यही भाग न कटा था, नाक थोड़े यहां से लेके यहाँ मिलानी करके आरी से काट दिया था, समझ रहे हैं ना। जब नाक नहीं कटा था तो बच गया होगा, इलाज हो गया होगा, बच गई होगी सुपर्णरेखा। तो आप लोग का भी इलाज करना है, नाक काटना है नहीं ना, तो समझिए नहीं, इधर सुपर्णरेखा पे चले गई, बताइए। तो समझिए, तो मानव जो श्वसन तंत्र है, और पिछले क्लास में मानव क्या, पाचन तंत्र पढ़े थे, है ना। पिछला चैप्टर में क्या था, पाचन तंत्र, इसमें क्या है, श्वसन तंत्र। देखिए कितना इंपोर्टेंट है, 2 पार्ट पढ़ रहे हैं। आहार ना एक पढ़े थे क्या, पाचन तंत्र, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब क्या कि सांस हम लोग कैसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते, यानी क्या गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो समझिए, तो जैसे बच्चों देखिए क्या है कि हमारे मुख के ऊपर क्या होता है, नासा द्वार होता है, नासिका छिद्र जिसको हम लोग कहते हैं। और नासिका छिद्र भी देखो ना कई भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में रहेगा, इधर छेद है एगो, और उसके बीच में एगो पट्टी है जिसको नासिका पट्टी कहते हैं। नासिका पट्टी कहते हैं ना, तब ना हम लोग बाबा रामदेव वाला मतलब एक तरफ से लेते हैं दूसरे तरफ से छोड़ते हैं, करते हैं ना, करना भी चाहिए क्योंकि व्यायाम हमारे शरीर का क्या है, काफी महत्वपूर्ण। लेकिन आप लोग तो व्यायाम का छोड़िए ना, कुछ नहीं करते होंगे, पेटवे की लोटवे, बस आप लोग की जिंदगी में यही 2 चीज है। व्यायाम करती हो व्यायाम नहीं, देखो बोलो ना सर साइकिल चला के आते हैं पढ़ने के लिए तो व्यायाम नहीं हुआ, वो भी तो व्यायाम हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ व्यायाम, है ना। व्यायाम साइकिल चलाना भी क्या एक प्रकार का मॉर्निंग में व्यायाम है। कितना तो इतना इसमें देखते हो कि 7 बजे क्लास है तो 6:45 पर उठता होगा, हाँ 15 मिनट में मुंह कान धोया, बाथरूमों वगैरह सब नहीं गया और सीधे आ गया क्लासे में। कितना का आदत होगा जो नजदीक में रहता है, जिसका घर है नजदीक में, हाँ होता है, समझ गया ना। तो ये किसी किसी में बैड हैबिट होता है, बैड हैबिट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला सुबह में आप उठिए, आप अपने शरीर के अंदर का कचरा को बाहर निकालिए, जिससे आपका मन क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन आप लोग वो भी काम नहीं कीजिएगा। तो समझिएगा कि मानव का श्वसन तंत्र क्या कहता है कि कुल मिलाकर के इसमें 4 अंग क्या होते हैं, भाग लेते हैं, और चारों अंग मिल करके
पूरा श्वसन तंत्र का क्या होता है, निर्माण करता है। और सभी अंग का क्या है, कार्य भी क्या है, अलग अलग है। कोई ले जाने के लिए है तो कोई लाने के लिए है, कोई वहां पर उसका आकलन करता है, कोई ब्लड में मिलाने का काम करता है, ठीक है ना। तो समझिएगा कि बारी बारी से कि नासिका छिद्र होता क्या है, फिर स्वर यंत्र या लैरिंक्स क्या होता है, श्वास नली या ट्रैकिया क्या होता है, चौथा क्या, फेफड़ा। तो बारी बारी से पढ़िए। कहता कि नासिका छिद्र, बच्चों समझिएगा, कहता कि नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। सही बात है, ये हमारा मुंह है और इसके ठीक क्या है, हमारा नाक क्या उपस्थित है। तुम्हारा नाक तो नीचे नहीं है, नहीं है, ठीक है, ऊपर ही है। तथा ये ऊपर स्थित होती है, जिसमें दो गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होता है। तो देखिए दो है ना, दो नासिका छिद्र है कि नहीं है, जब दो उंगली घुसता है ना, हाँ घुस जाता है, ठीक है। दो नासिका, दो गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र, बाह्य मतलब क्या, जो बाहर से हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो भीतर की ओर दो अलग अलग दायां और बायां नासिका वेश्मों में क्या होते हैं, खुलते हैं। वेश्म का मतलब समझते हैं ना, वेश्म का मतलब कौन समझाएगा, वेश्म का मतलब होता है बच्चों क्या, कक्ष। वेश्म का मतलब क्या होता है, कक्ष। वेश्म का मतलब क्या होता है, कक्ष। यानी क्या, एक अलग कक्ष, एक, अरे आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या सबको एक ही क्लास में बैठा देते हैं, कक्षा कहते हैं ना, ये 7वां कक्षा, ये 8वां कक्षा, क्या करने के लिए, क्योंकि उनका काम अलग है, उनका काम क्या है, अलग है। यहां पर भी क्या है कि दायां और बायां वेश्म, वेश्म का मतलब कक्ष में खुलते हैं, और दोनों नासिका वेश्म एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासिका पट्टी के द्वारा क्या होती है, अलग होती है। तो देखो ये, तो ये जो पोर्शन है, ये है ना, दोनों नासिका वेश्म को क्या करती है, नासिका छिद्र को क्या करती है, अलग करने का काम करती है। तो वही कहता है कि नासिका वेश्म में खुलते हैं, और दोनों नासिका वेश्म एक ऊंची, एक लंबवत और क्या अस्थि की बनी नासा पट्टिके के द्वारा क्या होती है, अलग होती है। और कहता कि नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग, जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता, उसको क्या कहते हैं, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। फिर कहता कि प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र तथा मध्य और निचला भाग क्या, श्वसन क्षेत्र कहलाता है। कहता है कि ये जो यहां से खुलता है तो अग्र भाग है और पिछला भाग है ना, तो कहता है कि छोटा सा अग्र भाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र क्या होता है, खुलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं। और प्रकोष्ठ के पीछे, यानी सबसे नीचे वाला भाग अंदर में, कहता है कि प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का छोटा ऊपरी भाग कौन सा क्षेत्र कहलाता है, घ्राण क्षेत्र तथा मध्य और निचला भाग क्या होता है, श्वसन क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें, नहीं। दूसरा है बच्चों इसमें क्या, स्वर यंत्र या लैरिंग्स। स्वर यंत्र या, कहते कि नासिका वेश्म के अंदर, नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है, जिसको ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिंग्स में खुलती है। आप लोगों को पीछे पढ़ाए भी थे, किसमें, पाचन तंत्र में बताए थे कि वहां पर हमारे कंठ द्वार में एक रचना पाया जाता है, एपिग्लोटिस। याद है, किसको किसको याद है, नहीं याद होगा आप लोगों को, पढ़ते ही नहीं। हाँ, जो हमारे भोजन करने के समय एपिग्लोटिस क्या करता है, उस नासिका छिद्र को क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण सना हुआ भोजन हमारे नाकों में प्रवेश नहीं कर पाता है। पढ़ाए थे, हाँ याद है तो बोलते क्यों नहीं है, बोले, ठीक है। कहा समझेगा कि नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार, एक होता है निगल द्वार, दूसरा क्या होता है, कंठ द्वार। तो निगल द्वार में तो भोजन सना हुआ क्या, ग्रास नली होते हुए नीचे चला जाता है ना, लेकिन कंठ द्वार में जो नासिका छिद्र जो खुलती है अंदर से, यहाँ तो प्रवेश करेगी ना, अंदर घुसे। तो वही कहा था कि कंठ द्वार के समीप क्या होता है, ये खुलता है। कहता ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिंक्स में क्या होती है, खुलती है। पार्ट बाय पार्ट करके क्या करना आपको समझना
है। फिर अगला बच्चों श्वास नली या ट्रैकिया, ये मनुष्य में भी पाया जाता है, समझेगा। कहता कि स्वर यंत्र या लैरिंक्स पीछे की ओर श्वास नली में क्या होता है, खुलता है। क्योंकि देखिए यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, क्योंकि 4 तंत्र मिलकर बना है। यहां से शुरू होता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, फिर यहां से गया कहां पर, यहां पर, फिर यहां से कहां जाएगा, लास्ट में फेफड़ा में। तो पहला भाग क्या था आपका, नासिका छिद्र। दूसरा भाग क्या था आपका, क्या श्वास नली या क्या ट्रैकिया, नहीं स्वर यंत्र या लैरिंग्स। दूसरा भाग क्या था आपका, स्वर यंत्र या, अब तीसरा भाग है क्या आपका, श्वास नली या ट्रैकिया। और चौथा भाग आपका क्या है, क्योंकि 4 ही तंत्र मिल करके क्या होता है, भाग लेता है। तो समझिए कहता है कि स्वर यंत्र या लैरिंग्स, स्वर यंत्र, यहां पर स्वर यंत्र है ना, अब वो कहां जाएगा, जिस तरह से भोजन मुख गुहा में लार होते ग्रसनी होते हुए अमाशय में, फिर अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाता था, तो उसी तरह तो पार्ट बाय पार्ट करके न जाएगा। कहता लैरिंक्स पीछे की ओर श्वास नली में खुलता है और जिसकी लंबाई लगभग कितना 11 सेंटीमीटर होती है और जिसका व्यास लगभग कितना 16 mm यानी मिलीमीटर होता है। कहता इसकी पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम में क्या रहते हैं, हाँ बड़ी लंबाई में क्या रहते हैं, सजे होते हैं। अभी दिखाते हैं कि किसको कहते हैं। कहते यह वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से क्या करता है, रोकता है। और नीचे की ओर ट्रैकिया वक्ष गुहा, वक्ष गुहा मतलब समझते हैं ना, फेफड़ा, वक्ष गुहा मतलब क्या, फेफड़ा में पहुंचती है, जहां से यह विभाजित होकर श्वासनियों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और दोनों श्वासनी फेफड़े में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो समझिएगा थोड़ा सा किसको आपको हम बोले हैं। देखिए ये देखते हैं यहां पर इस प्रकार से इसमें क्या होता है, रचना पाया जाता है जो इसको पिचकने से क्या करता है, रोकता है। दोनों सतह आपस में क्या हो जाए, सटे नहीं, लेकिन कैसे, अर्ध वलय। जैसे देखता होगा कि हम लोग लपेटते हैं क्या चीज, जैसे हम लोग मान के चलिए कोई पाइप को बांधना रहता है, पाइप देखते हैं ना, जैसे कहीं छत से पाइप आया और उसको हमको जाम करना रहता है, तो क्या करते हैं, उसमें क्लिप लगाते हैं ना, इस प्रकार से क्लिप रहता है कि नहीं रहता है, पाइप सब में क्लिप रहता है ना। जैसे अभी कांटी देखिए इसमें, जैसे देखिए अभी तार को क्या किया गया है, रखा गया, सजाया गया है ना, तो उसमें क्लिप है कि नहीं, तो यहां पर भी अर्धवलय क्लिप होता है जो इसको क्या करता है, पिचकने से क्या करता है, रोकता है, जिससे क्या दोनों सतह क्या हो जाए, आपस में जुड़े नहीं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो वही कहा था कि अब चौथा क्या आपका, फेफड़ा। कहता कि फेफड़ा मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहता है कि फेफड़ा जो है कहां पर रहता है, मनुष्य के वक्ष गुहा में, यानी कि इस भाग में फेफड़ा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। कहता कि वक्ष गुहा में स्थित होता है और ये 2 स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है जो हृदय के बाएं और दाएं पुलरल गुहाओं में क्या होता है, स्थित होता है। देखिए यहां पर यह है ना, यह है कि नहीं है ना, 2 गुलाबी रंग का, इसी को क्या कहते हैं, किडनी, फेफड़ा। कहां है किडनी, कहता कि फेफड़ा मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होता है और ये 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है। समझिएगा क्या कहता है कि ये जो है कौन, फेफड़ा की बात कर रहा है कि ये 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के बाएं और दाएं पुलरल गुहा में क्या होती है, स्थित होती है। कहता है पुलरल गुहाओं के चारों ओर पुलरल मेम्ब्रेन का एक पतला आवरण होता है। कहता कि इसके मेम्ब्रेन का मतलब क्या, झिल्ली, मेम्ब्रेन का मतलब क्या, झिल्ली। कहता कि एक पतला आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं, पेराइटल पुलुरा कहते हैं, और फेफड़ा और पुलुरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है। अब इस तरल पदार्थ का भी देखो, तरल पदार्थ
पाया जाता है जो फेफड़े को फैलने तथा सिकुड़ने के क्रम में होने वाले घर्षण को क्या करता है, कम करता है। कहता है कि ये जो फेफड़ा है ना, समझिएगा, ये आपका क्या फेफड़ा है ना, जिसमें क्या रहता है, पसली रहता है, और उसके भीतर में ये क्या रहता है आपका, दो फेफड़ा है, एगो बाया एगो, अरे ये वक्ष गुहा है ना भाई, ये वक्ष गुहा देखे ना, ये श्वास नली है, देखो यहाँ पर ये श्वास नली है, ये इसमें भी प्रवेश कर गया और इधर भी प्रवेश कर गया। थोड़ा सा बढ़िया से यदि फिगर को और देखिएगा तो देखिए, दिख रहा है कुछ है, ये श्वास नली है जो ग्रास नली में ही स्थित है। तुम अपने कंठ पर हाथ दो, अर्धवलयाकार का तुमको दिखाई देगा, उसको छू, है अर्धवलयाकार का, तो ना अर्धवलयाकार का होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे करके गोलाकार के रूप में है। तो वही चीज यहाँ पर है जो इसको पिचकने से क्या करता है, रोकता है। अब ये देखो, ये जो श्वास नली है, श्वास नली कहाँ पर आता है, फेफड़ा में। देखो फेफड़ा में आया कि नहीं आया, है ना। तो वही यहाँ कहता, सुनिए, कहता कि फेफड़ा मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होता है और ये दो स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है जो हृदय के बाएं और दाएं प्लूरल गुहा में क्या होता है, स्थित होता है। और प्लूरल गुहा में क्या रहता है, कहता कि प्लूरल गुहा में स्थित होता है। प्लूरल गुहाओं के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का एक पतला आवरण होता है, यानी क्या, एक झिल्ली पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पेराइटल प्लूरा कहते हैं। फेफड़ा और प्लूरा के बीच में म्यूकस जैसा चिकना द्रव पदार्थ क्या रहता है, भरा रहता है, जो घर्षण, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है, उस घर्षण को क्या करता है, कम करने का काम करता है। कहता है जैसे चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े के फैलने तथा सिकुड़ने के क्रम में होने वाले घर्षण को क्या करता है, कम करता है। क्या रहने दीजिए, अगले क्लास में क्या पढ़ाएंगे कि कैसे श्वसन की क्रिया होती है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं था तो पूछ लीजिएगा, आप लोग पढ़ करके आइए, फिर से डिस्कशन होगा, ठीक है।